जय माता दी ऑल और आई से वेलकम टू द वेब सीरीज पार्ट 3 एपिसोड 3। और थर्ड एपिसोड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो सालोमन चैप्टर बेसिक्स वाला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था और एपिसोड 2 में प्रोस्पेक्टस और आज एपिसोड 3 में मॉर्टगेजेस। अगर मैं सब देखूँ ना वो सालोमन वाला चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर था प्लस उसके साथ मैंने जो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और बता दिए थे, वेल ऑब्वियसली 7-8 कॉन्सेप्ट्स बताए थे। देन द चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड मॉर्टगेजेस, तो अप्रोक्सीमेटली 15-16 नंबर का तो मैं आपको पेपर करवा चुका हूं अभी तक और आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब जो मेरे पास गेम प्लान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द गेम प्लान इज नंबर 1 आई से आई एम कीपिंग इन माइंड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, नंबर 2 डिविडेंड, नंबर 3 डिपॉजिट्स। ये 3 चैप्टर मेरे दिमाग में हैं और आप लोग बता दीजिएगा आने वाले 3 दिन 3 चैप्टर और वेब सीरीज को थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले 3 दिन में 3 चैप्टर कर लेंगे अच्छे से एंड दैट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि वो 3 चैप्टर हमारे सॉलिड सॉलिड हो जाएं एंड ऐसे हो जाएं कि बस उसके बाद मतलब दिमाग में घुस जाए, खून में और दिल में, जिगर में, किडनी में, हर जगह उतर जाए। इतना बढ़िया कर लेंगे वो 3 चैप्टर्स आने वाले 3 दिन के अंदर। और तीनों चैप्टर्स में मैं कहूंगा छोटे जरूर हैं लेकिन वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, घुस घुस कर पढ़ने वाले अगर आप बेरेक्ट से पढ़ते हैं। और मैं तो बोलता हूँ आप यहाँ से पढ़ लो बेरेक्ट से तो भी एक ही बात है और आप यहाँ से पढ़ लो तो दिस इज ऑल्सो वन एंड सेम थिंग। ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 2 अब 3 हाथ तो नहीं है मेरे, कैसे उठाऊंगा मैं, बट आई से दिस इज ऑल्सो बेरेक्ट विद द रूल्स। एंड जिन्होंने ये बेरेक्ट पढ़ा है और रूल्स पढ़ा है वो उन लोगों के, आपको बता रहा हूँ उन्होंने जिंदगी में क्या अचीव किया है, सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं वो कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं, कहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि मेरे पास्ट स्टूडेंट्स आज की तारीख में कहाँ कहाँ हैं और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे नहीं लिख सकता था और मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड निशांत नयन इज माई स्टूडेंट ओनली, ही इज माई स्टूडेंट, ही वॉज माई स्टूडेंट। भारतीय एयरटेल के अंदर भारतीय एयरटेल ग्रुप है, उसके अंदर और बहुत सारी कंपनीज हैं। एयरटेल ग्रुप में दिल्ली साकेत, my 2-3 students are working in there on very good posts over there and group companies में company secretaries हैं। ACC सीमेंट में रश्मि खंडेलवाल is deputy company secretary। So well that is the future I always wanted for my students। एक दिल को बड़ा सुकून है कि मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर सेक्रीफाइस किया था, इसीलिए सेक्रीफाइस किया था ताकि सीएस के बच्चों को, सीएस के स्टूडेंट्स को ना कहीं पहुंचा सकूं। तो ऐसा लगता है जो मैंने गाइड किया ना वो सही गाइडेंस दी मैंने पिछले 20-21 साल, 25 साल हो गए मुझे इस कंपनी लॉ से प्यार करते हुए। आई से इट हैज बीन 25 इयर्स, पहले 4 साल एज स्टूडेंट और उसके बाद 21 इयर्स एज टीचर। लेकिन मुझे लगता है कि 21 साल में जिनको मैंने सही गाइडेंस दी, और यहाँ मैं बता रहा हूँ वो सारे नाम आ नहीं सकते, सैकड़ों सैकड़ों नाम है जो अच्छी जगहों पर पहुंच गए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लीगल मैनेजर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनवीआईटी, वेल गुंजन सिंह, सीएस गुंजन सिंह, नाउ शी इज वर्किंग देयर। एसएमएस आता है कि सर प्लीज कोई अच्छा स्टूडेंट देना, आजकल कचरा बहुत हो गया है सर, वैसी नॉलेज हो जैसी नॉलेज मेरे पास है ना वैसी वाली नॉलेज वाला स्टूडेंट देना सर। देन मारुति सुजुकी लिमिटेड, वेल रमनप्रीत, शी इज वर्किंग देयर। डीएलएफ, देन बीएमडब्ल्यू लिमिटेड, मतलब सब बच्चों के नाम नहीं बोल बोल कर बताऊंगा, ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे देखो कहाँ पहुंच गए और इनमें से कुछ बच्चे ना दिल के बहुत करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से एसीसी सीमेंट लिमिटेड, व्हेन शी केम टू मी, वेल वो लड़की जब आई थी मेरे पास पढ़ने के लिए, रश्मि खंडेलवाल, एंड शी टोल्ड मी कि सर पैसे नहीं है मेरे पास लेकिन मैं बैठूंगी आपकी फेस टू फेस क्लास में और मुझे पढ़ना आपसे ही है, बाकी मुझे मालूम है कि बाकी कचरा बहुत हो रहा है एंड मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि मैं घर से आपके इंस्टीट्यूट तक आने का बस का किराया दे सकती हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है। और लड़की बोथ ग्रुप्स पास कर गई, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम पास कर गई। सर अब मेरी ट्रेनिंग भी आप ही लगवाओ, अच्छी जगह पर लगवाना। ट्रेनिंग भी लगवाई, वेल थोड़ा सा जान पहचान जो भी है। एंड देन फाइनली नाउ शी इज वर्किंग इन मुंबई एंड अब अपना फ्लैट खरीद लिया है और क्या चाहिए। सी फेसिंग फ्लैट मुंबई में खरीदना मतलब इट इज अ ड्रीम फॉर पीपल। और गोदरेज की सोसाइटी में, गोदरेज की सोसाइटी के अंदर अपना फ्लैट खरीद लेना, वेल तो ऐसा लगता है कि कहाँ से शुरू हुई थी ना वो लड़की। वेल सर पैसे नहीं है मेरे पास लेकिन पढ़ूंगी आपसे, और आज कहाँ से कहाँ है ना। एक ना आत्मा को सुकून मिलता है कि मैंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया था, इसीलिए सेक्रीफाइस किया था कि बच्चे कहीं पहुंच जाएं। टीचर्स की जिंदगी मुझे लगता है ऐसी ही होनी चाहिए, ये शो ऑफ करने के लिए नहीं होनी चाहिए कि पहले मेरे पास
वेल बाइक थी, फिर मेरे पास छोटी गाड़ी थी, फिर मेरे पास बड़ी गाड़ी थी। ये शो ऑफ मारने के लिए होते हैं क्या टीचर्स? वेल आई डोंट थिंक कि टीचर्स को अपनी जिंदगी बनानी होती है। टीचर्स को तो बच्चों की जिंदगी बनानी होती है, सही गाइडेंस देकर, सही रास्ते पे ले जाकर, बेरेक्ट का रास्ता दिखाकर। बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट पढ़ो। मतलब मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक कभी यूट्यूब चैनल पे शो ऑफ नहीं किया। यूट्यूब छोड़ो, मेरे फेस टू फेस करी मतलब बैचेस में 20 साल मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया कि ये देखो मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। इनफैक्ट मतलब मैं कार होते हुए भी मेट्रो ट्रेन के अंदर चढ़कर पटेल नगर से लक्ष्मी नगर जाता था। सीए फाइनल का बैच शाम को पढ़ाने के लिए 6 से 10। तो मेरे स्टूडेंट्स 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाता था मेट्रो में। सर आप ये खड़े हो सर, बैग कंधे पे लटका के, सर इतनी भीड़ के अंदर धक्के खा रहे हो, लाओ सर अपना बैग हमें दे दो, और हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसे खड़े हो। और मैं उन्हें कहता था यार क्या हो गया यार, मतलब हम कोई आसमान से टपके हैं क्या? हम भी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, और हमें अपना सिर क्यों आसमान में चढ़ाना है यार? वाई वाई मतलब हमें ऐसी क्या गर्मी आ गई दिमाग के अंदर? क्या गर्मी है दिमाग के अंदर मुझे नहीं मालूम। क्या हम रावण हैं क्या? हमारे 10 सर हैं क्या? अरे इंसान है यार। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और ऐसे घर में थे जहां स्कूटर भी नहीं था। ऐसे घर में पैदा हुए जहां बाइसिकल थी, पापा बाइसिकल पे ऑफिस जाते थे। तो हमने वो जिंदगी देखी है भाई, तो सो व्हाट। और आज अगर 2 गाड़ियां हैं, आज अगर 3 प्रॉपर्टीज हैं, या वट एवर आल से स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब शो ऑफ क्यों करना है यार? वाई 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 वाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो ये आकर बोलते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, कहीं आप समझो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। लेकिन दूसरे टीचर्स को सुना मैंने ऐसी ऐसी बातें करते हैं यूट्यूब के ऊपर आकर, तो मैं उनकी बात कर रहा था कि ये सब कुछ उनके पास है। नाउ द पॉइंट इज, मैं तो इसलिए खुश होता हूँ कि वो जो एक लड़का मेरे पास आया था जम्मू से, दिवांस डिस्टिलरी लिमिटेड में आज वो कंपनी सेक्रेटरी है, विच इज नंबर 2 बिगेस्ट कंपनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर जे&के बैंक। और उसका जो पे पैकेज है आज की तारीख में, वो जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर पर आता है वो लड़का, अनुज वैद। क्या बताऊं, मतलब डेडिकेशन थी उस लड़के के अंदर। कंपनी लॉ 80 मार्क्स, 80 नंबर आए उस लड़के की कंपनी लॉ में। उसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम में ड्यू डिलीजेंस के पेपर में व्हेन ही स्टडीड विद मी 81 मार्क्स। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 80 नंबर, बोथ ग्रुप्स पास फर्स्ट शॉट। प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑल 3 ग्रुप्स पास फर्स्ट शॉट, ऑल 3 ग्रुप्स टुगेदर फर्स्ट शॉट पास। और उस लड़के के लिए तो मैं बोलता हूँ सैल्यूट्स टू अनुज वैद। आई स्पेशली लाइक टू राइट हिज नेम हियर। और आप मेरे फेसबुक पे देखना, मे बी आई विल शो यू हिज फोटोग्राफ समडे एज वेल। वो लड़का यार क्या बोलूं उसके लिए, 9 दिन हॉस्पिटल से एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर से हॉस्पिटल में भर्ती था वो लड़का। इतना बीमार था, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उसकी बीमारी। और वो मुझे बोलता है सर अब मत बताया करो मेरी बीमारी के बारे में, दुनिया को मत बताया करो। लेकिन मैं तो, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो लड़का इस हालत में हॉस्पिटल से, मतलब कैसे जाता था वो अपनी कैसे एग्जाम सेंटर जाता था, और फिर एग्जाम सेंटर से एकदम लटकी हुई हालत में, बुरी हालत में हॉस्पिटल आता था वापस, और फिर बुक्स रखी हुई थी हॉस्पिटल में अपने बेड के साथ, पढ़ाई करता था, और फिर अगले दिन फिर एग्जाम देता था। 9 दिन 9 पेपर, 4 दिन 4 पेपर में तो यहाँ भरे चंगों की हालत खराब हो जाती है। और वो लड़का बहुत ही बुरी फिजिकल कंडीशन में 9 दिन में 9 पेपर देता है और फर्स्ट शॉट पास हो जाता है। अब वो लड़का बिल्कुल माता रानी की कृपा से बिल्कुल सही है, एंड हिज हेल्थ हैज फुल्ली रिकवर्ड। जितनी वो मतलब ऐसा लगा था कि ही वाज, क्या बोलूं, अब वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता मैं। लेकिन सैल्यूट्स टू अनुज वैद। और अब वो लड़का सुबह 4 बजे उठकर वेल जॉगिंग मारता है, मतलब जाता है 14-15 किलोमीटर की जॉगिंग मारकर आता है, पूरी मैराथन कर लेता है सुबह उठकर वो। फिर 8-9 बजे डॉक्टर के पास जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए, रेगुलर चेकअप, वेल दैट इज वंस इन अ वीक। और अपनी होंडा सिटी खरीद ली है सनरूफ वाली। और फोन आता है मेरे पास कि सर मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली है, और अपने पैसे से खरीदी है, पापा से नहीं लिए पैसे। तो मेरे से पूछो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि अनुज यार वो गाड़ी तेरी नहीं है, वो मेरी है। एंड ही वाज लाइक कि सर अगली बार आप आओगे ना इधर, तो जम्मू जब भी आप वैष्णो देवी आओगे मेरे को जरूर बताना, आपका ट्रिप मैं ऑर्गेनाइज करूंगा और आपको स्पेशल दर्शन करवाऊंगा। एंड देन इट वाज वेरी फॉर्चुनेट फॉर मी, आई वेंट टू दैट कटरा। और दिल्ली से गए यार, बाय ट्रेन गए, और सीधा दिल्ली से ट्रेन जाती है कटरा की। तो वी वर अ ग्रुप ऑफ 25-30 पीपल। एंड देन अनुज स्पेशली अपनी कार में जम्मू से कटरा आता है, वेल होंडा सिटी के अंदर खुद ड्राइव करता हुआ। मुझे लगा शायद ड्राइवर के साथ आएगा, बट ही ड्रोव हिमसेल्फ। और फिर वो हेलीकॉप्टर पैड तक हमारे से चलता है, फिर हेलीकॉप्टर में ऊपर जाता है, और फिर मुझे कहता है कि चलो सर आपको माता रानी के दरबार में ना अंदर स्पेशल अलग से दर्शन करवाता हूँ, बिल्कुल लाइनें वाइनें आप छोड़ दो।
यार वो मतलब ऐसा लगता है जिंदगी में मेरी तो अचीवमेंट्स ये हैं यार, मुझसे पूछोगे मैं तो गाड़ियों को अचीवमेंट नहीं मानता। क्या वो मतलब सिकंदर खाली हाथ गया था इस दुनिया से, सिकंदर खाली हाथ गया था। यहाँ टीचर शोशेबाजी कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। मैं मेरे से पूछो दिल कितना खुश होता है कि मेरा स्टूडेंट एसएफआईयू के अंदर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ऑफ इंडिया के अंदर हाई रैंक ऑफिसर है, वेल विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरी एक स्टूडेंट आशु, वो सेबी इन्वेस्टिगेशन सेल में, मधुर इन एसएफआईयू, मधुर बजाज, आशु मंगला इन सेबी इन्वेस्टिगेशन सेल, छापे मारने के लिए जाते हैं यार। आप जिन कंपनीज में जॉब करोगे वहां पर ये लोग छापे मारने के लिए आएंगे वहां पर। देन थ्री डायमेंशंस मर्चेंट बैंकर्स में वाइस प्रेसिडेंट है रिदम कपूर। शार्दुल मर्चेंट मंगलदास में माय टू स्टूडेंट्स आर वर्किंग देयर, वन इज पार्टनर रादर नाउ सीनियर पार्टनर। उसका फोन आया मेरे पास, सर पार्टनर मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, सीनियर पार्टनर हो गया हूं अभी। वेल रुद्र कुमार पांडे, वेल सीनियर पार्टनर इन नंबर वन कॉर्पोरेट लॉ फर्म ऑफ इंडिया। ये अचीवमेंट्स है मेरी जिंदगी की। गाड़ियां नहीं है अचीवमेंट्स मेरी जिंदगी की, कारें नहीं है अचीवमेंट्स मेरी जिंदगी की। मेरी जिंदगी की अचीवमेंट ये लोग हैं जिनके लिए मैंने अपना करियर छोड़ा था। मेरे को, मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी इसी काम के लिए। दिल को बड़ी सेटिस्फेक्शन है। कहते हैं कि एक टीचर एक स्टूडेंट की जिंदगी संवार देना, उस टीचर की जिंदगी संवर गई, उस टीचर ने अपनी जिंदगी जी ली। मेरे तो बहुत स्टूडेंट्स की जिंदगी संवर गई। तो मुझे और क्या चाहिए था यार जिंदगी से। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पता नहीं आप बेस्ट हो या नहीं हो, या कोई और बेस्ट है। तो मैं कहता हूँ यार मैं तो कभी नहीं बोलता था कि मैं बेस्ट हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। लोग आकर बोलते हैं मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट टीचर, बाकी टीचर बकवास पढ़ा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि ये चेक कर लो भाई, मैं तो वर्ड टू वर्ड यहाँ से पढ़ाता हूँ डायरेक्ट। और इन सब लोगों ने मेरे साथ ऐसे ही पढ़ा है। इन सब लोगों को मैंने ऐसी गाइडेंस दी थी कि जिंदगी में कुछ बन जाओ ये पढ़कर। इतना सा बेरेक्ट है यार, इतना सा, ये देखो एक हाथ के साइज के बराबर है यार, एक हाथ के साइज के बराबर बेरेक्ट है। अगर सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों से इतना नहीं पढ़ा जाता तो मैं कहता हूँ लानत है, थू है सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के ऊपर। बीकॉम ही कर लो यार, बीकॉम ऑनर्स ही कर लो। दैट इज व्हाट आई से। क्यों सीएस कर रहे हो, छोड़ दो सीएस। और एक बार लुढ़क गए, दो बार फेल हो गए, तीन तीन साल से फेल हो रहे हैं सर, लेकिन बेरेक्ट नहीं पकड़ेंगे। पता नहीं, आई डोंट नो कि मतलब क्या चाहते हो जिंदगी से। आईसीएसआई मॉड्यूल भी नहीं पढ़ेंगे, किसी टीचर की शॉर्ट नोट वाली बुक्स पढ़ लेंगे। मतलब दुख होता है, दुख होता है। गुस्सा तो चलो अलग बात है, दुख होता है कि टीचर्स कह रहे हैं कि हमने बच्चों से पैसा लूट लूट के गाड़ियां बना ली, बच्चे होंडा एक्टिवा पे घूम रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, लेकिन देखो हमने तो बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली, बहुत पैसे कमा लिए। बहुत मुबारक हो उन टीचर्स को जिन्होंने बहुत पैसे कमा लिए। वेल और इस चीज को लेकर खुश होते हैं। कुछ टीचर्स बोलते हैं आई एम द किंग ऑफ सो एंड सो सिटी। सुना है मैंने यूट्यूब पे, आई एम द किंग ऑफ सो एंड सो सिटी। अरे भाई किंग होगा तू, तेरे मतलब तेरी सिटी में कोई चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, कोई गवर्नर भी नहीं है, यू आर द किंग ऑफ द सिटी। हम तो भाई सरस्वती माँ के सर्वेंट हैं, हम तो सरस्वती माँ के बच्चे हैं। ईमानदारी से बस इतना बोलते हैं, सरस्वती माँ ने इतनी समझ दी थी कि सही तरीके से पढ़ना क्या होता है, और बाल की खाल कैसे निकालते हैं और खाल की खाल कैसे निकालते हैं, और जो लॉ मेकर ने लाइनों में लिखा है ना उसके पीछे जाकर कैसे लॉ को एनालाइज करते हैं, और फिर वही चीज दूसरों को सिखाना कि बेटा सही तरीका ये होता है, जिंदगी बना लो। ग्रैंड थोराटन, वन ऑफ द टॉप 10 लॉ फर्म्स इन इंडिया, बिग फोर सीए फर्म्स, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, E&Y, माय स्टूडेंट्स आर सीनियर मैनेजर एवरीवेयर। और कंपनी सेक्रेटरीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। 12 साल मैंने सीए को पढ़ाया, सीए फाइनल को पढ़ाता था 12 साल। तो बाद में छोड़ दिया मैंने वॉलंटरली अपनी मर्जी से। देन आई से यू कैन से डेलॉयट आल्सो। और सीए फाइनल में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सीए फाइनल के टीचर हैं, सीए एग्जीक्यूटिव के टीचर हैं, सीए इंटर के टीचर हैं। वो नाम नहीं बोलेंगे लेकिन वो पढ़े हुए हैं मुझसे। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मुझसे भी पढ़े हुए हैं फेस टू फेस बैच पे, लेकिन नाम नहीं लेते मेरा। पता नहीं नाक कटती है उनकी शायद बोलते हुए कि हम किससे पढ़कर आए हैं, छुपाना पसंद करते हैं वो लोग। और सीएस में तो, सीएस के अंदर तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, सीएमए में भी पढ़ा रहे हैं मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो ना कभी नाम नहीं लेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरा नाम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं ना, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। मैं नाम लेता हूं अपने एक टीचर का जिन्होंने मुझे सिर्फ बेरेक्ट दिखाया था। मेरे टीचर का नाम जानते हो आप, जिन्होंने मुझे बेरेक्ट दिखाया था, और 15-20 क्लासेस में उनसे पढ़ा था, डेढ़ डेढ़ घंटा एनआईआरसी प्रसाद नगर में। उनका नाम है सुचिता कोले, और मैं प्राउडली बोलता हूँ यार मैं उनसे पढ़ा था। मेरे स्टूडेंट्स तो शर्माते हैं, मेरा नाम भी नहीं बताते। मैं तो उनसे पढ़ा था यार, उनका नाम है सुचिता एस कोले। एनआईआरसी प्रसाद नगर में उन्होंने 20 क्लासेस पढ़ाई थी, और सिर्फ हर चैप्टर का एक एक 2-2 घंटे का लेक्चर था बस। और कहते थे टच कर दिया मैंने, समझा दिया इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक दो सेक्शन तुम्हें पढ़ने सिखा दिए, तरीका बता दिया कि बेरेक्ट कैसे पढ़ना होता है।
जिंदगी अपने आप बना लो, खत्म हो गई कहानी। और हम सीख गए। और जब मैंने सीएस किया था, आज से मतलब 21-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने ये इंस्पायर किया था, हम लोग सही रास्ते पे चले और एनआईआरसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते थे तो सारे स्टूडेंट्स बेरेक्ट पढ़ रहे होते थे। आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या हो गए हैं, मतलब छोटी किताब पकड़ा दो, छोटी किताब। अबे जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो कुछ बड़ी एफर्ट तो करनी पड़ेगी, छोटी किताब पकड़ा दो, फ्लो चार्ट वाली किताब पकड़ा दो। हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज नहीं पढ़ी जाती, यहाँ दिमाग में नहीं आती। तो भाई मैं तो कहूंगा ये दिल में उतरता है, दिमाग में नहीं आता। वैसे दिमाग में आना चाहिए, ये दिल में भी उतरना चाहिए और दिमाग में भी उतरना चाहिए, तो आप सही मायने में सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो। वरना बकवास है, बीकॉम करो, बीकॉम करो जाकर। Then I'll say Vash and Associates, one of the top 20 law firms in India, and my student there, NPS Chawla. आज मैं proudly बोलता हूँ, he is Central Council member at Lodi Road. And then another student of mine, well, और एक क्या नाम लूँ, बहुत सारे students हैं, NIRC Prasad Nagar. That is Northern India Regional Council में, they are council members and they are my students. मुझे नहीं मालूम कि वेल उनको बुरा लगेगा सुनकर, अच्छा लगेगा कि सर हमारा नाम ओपनली मत बोलो, आई डोंट नो। बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु फील प्राउड कि सर हम गजरानी सर से पढ़े हैं, गजरानी सर से पढ़े हैं, एंड हम बेरेक्ट पढ़े हैं। गजरानी सर से पढ़ने का मतलब क्या है? हम सही तरीके से पढ़े हैं, हम बेरेक्ट पढ़े हैं। और यही यही पहचान है, यही पहचान। मेरी पहचान क्या है? इससे है, इसको हम बोलते हैं हमारी भागवत गीता है, हमारी AK-47 है। इसको रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, और जो लोग इसको रिस्पेक्ट ही नहीं देते वो क्या करेंगे जिंदगी में, पता नहीं। देन डाबर लीगल मैनेजर वर्किंग देयर, वेल हीरो मोटर कॉर्प, माय स्टूडेंट इज वर्किंग देयर। वेल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, हम बोलते हैं दिल्ली की बहुत बड़ी, शायद मैं बोलूं नंबर 1 प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म है, और मर्चेंट बैंकर्स भी हैं। माय 2-3 स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन देयर एट वेरी गुड पोस्ट, मैनेजरियल लेवल, और सीनियर मैनेजर लेवल पे भी हैं, और मैनेजर लेवल पे भी हैं। RMG Associates, one big well practicing CS firm in Delhi, Merck Pharma, Haldiram's। तो मुझे तो लगता है यार मेरा स्प्रेड, और बहुत सारे नाम नहीं लिख पाया हूं मैं अभी तक, बहुत सारे नाम। सिर्फ क्या बताना चाहता हूं, इन सब लोगों के बारे में एक अच्छी बात क्या थी, चाहे वो ACC सीमेंट में रश्मि है या दीवांस में अनुज वैद है, सबके बारे में एक अच्छी बात क्या थी, ईमानदारी से डायरेक्ट की पढ़ाई की। बाद में इन लोगों ने अपने समराइज्ड नोट्स बनाए और एग्जाम में समराइज्ड नोट्स पढ़े। आजकल आपको तो बने बनाए मिल रहे हैं, इन लोगों ने अपने आप ही बनाए थे और खुद ही समराइज नोट्स बनाते थे और अपनी हैंडराइटिंग में अपने रजिस्टर्स में बनाते थे। और बहुत कुछ तो तब तो मैं बोर्ड पे लिख लिख कर पढ़ाता था क्लासरूम के अंदर, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर से। तब ये इतना हाईटेक नहीं होता था सिस्टम। एंड इन लोगों ने मेहनत की हुई है यार। वो दिन थे हमारे, शाम को 6 बजे क्लास चल रही होती थी और क्लासरूम में लाइट चली गई, इन्वर्टर धोखा दे गया। शाम को 6 से 8 अंधेरा है क्लासरूम के अंदर, बेसमेंट के अंदर थे हम लोग, बिल्कुल अंधेरा, घुप अंधेरा। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर, सभी ICDR रेगुलेशन चल रही है, और मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ छोड़ दो, वो कह रहे नहीं सर आप दिखाई नहीं दे रहे हो अंधेरे में, लेकिन आप सुनाई दे रहे हो सर, बड़ा मजा आ रहा है, बोलते रहो। हमें सुन सुन के उतर गया, और सुनकर दिल में उतर रहा है सब कुछ। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब 2 घंटे खत्म हो जाते हैं और उसी वक्त ऑल ऑफ ए सडन लाइट आ जाती है, एंड एवरीबॉडी इज सो हैप्पी कि सर आज की क्लास बेस्ट क्लास थी। ऐसे सब कुछ अंदर गया है सर दिमाग के अंदर, एक एक शब्द, कि ऐसा तो पहले कभी फील ही नहीं हुआ। दोज आर वर द स्टूडेंट्स डेडिकेटेड। आज घर में बैठकर पढ़ने को मिल रहा है तो पता नहीं मस्तियां हैं, वीडियो लेक्चर्स आपके सामने डाले जा रहे हैं। कितनी रातों को बैठ बैठ कर मेहनत करता हूं, इतना कुछ तैयार किया है आप लोगों के लिए, मिनी नोट्स बनाए हैं, सब कुछ। आप लोगों को वैल्यू समझ में नहीं आती है, आप लोगों को अपनी खुद की जिंदगी की वैल्यू समझ में नहीं आती है, आप लोगों को पढ़ाई की वैल्यू समझ में नहीं आती है। आप लोग अपने माँ बाप के लिए सीरियसली कुछ करना नहीं चाहते हो, पता नहीं, मतलब कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सीरियसली वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना है। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना नहीं है। आजकल लोगों को बड़ा बनने का दिखावा है कि हम बड़े बन गए। टीचर्स तो दिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, हम बड़े बन गए। इन सब लोगों से पूछो, इन सब लोगों से पूछो, ऑल ऑफ देम आर सो हम्बल, कहां कहां नहीं पहुंचे हुए हैं। किसी एक बच्चे में भी घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। आते हैं और आज भी हम कहीं मिल जाते हैं ना, इनमें से किसी एक स्टूडेंट के बेटे की फर्स्ट बर्थडे था, मुझे इनवाइट किया था और ये सब लोग पहुंचे हुए थे। द मोमेंट आई रीच देयर, ये सब लोग भागे भागे आए पैर छूने के लिए, पैर छूने के लिए। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या कर रहे हो भाई,
और कितने लोग तो मुझे कह रहे थे सर आप हमारी शक्ल नहीं पहचानते होगे, आपके पास तो इतनी भीड़ थी फेस टू फेस में, लेकिन हम तो जानते हैं ना सर आप हमारे गुरु हो, और ये तो बनता है सर कि आपके पैर छुएंगे। घमंड नहीं है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ घमंड की आदत पड़ गई है, आता थोड़ा है घमंड ज्यादा है, और यहाँ आता इतना ज्यादा है और घमंड नहीं है। तो एक कहीं कहावत थी हिंदी में, वेल कुछ आधा, अगर लोटा आधा भरा होता है, मटका आधा भरा होता है तो वो छलकता रहता है, मटका पूरा भरा होता है तो छलकता नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ छलकने वाले मटके यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे हो गए हैं। एंड दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। अरे भाई ये पार्टनर नहीं है, यही तो ये शिकायत कर रहा है कि सर मेरे नाम के साथ आपने पार्टनर लिख दिया। वेल आई एम नॉट पार्टनर, आई हैव बिकम सीनियर पार्टनर। आई एम सॉरी रुद्र, ये देखो तुम्हारे सामने ठीक कर रहा हूँ और वीडियो का लिंक तुम्हें दे दूंगा, देख लेना कि भाई मैंने रेक्टिफिकेशन कर दिया है। एंड यू आर सीनियर पार्टनर ऑफ शार्दुल अमरचंद मंगलदास विच इज इंडियाज नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉ फर्म। बट रुद्र के बारे में, वेल रुद्र आपकी पोलाइटनेस, आप बोलूं तुम बोलूं, तुम्हारी पोलाइटनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। द such a polite guy, well even after such a immense knowledge. So and Rudra and me, we were classmates in LLB हम दोनों ने इकट्ठा किया। He was my student in CS and जब हमने LLB किया तो he was my classmate there। अब वो उस कहानी की डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी वो कैसे था, I'll not be going to that। और एक चीज यहाँ जरूर बता दूं, वेल जब ये परचान सामने खुल गया इतना सब कुछ होने के बाद, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कहाँ पर है, वो इस पे भी यूट्यूब वेल के वीडियोस के नीचे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और व्हाट्सएप भी आ रहे हैं। तो भाई आप देखो यहाँ मेक माई करियर ऐप ने बहुत कुछ डाल दिया आप लोगों के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 8 घंटे का लेक्चर डला हुआ है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 8 आवर्स। वो 8 आवर्स के वीडियोस हैं, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, और फुल डिटेल में पढ़ने का मन है तो पढ़ लेना। और बहुत कुछ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में डाला हुआ है। रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 घंटे का लेक्चर है, तोते उड़ जाएंगे तोते। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का 3 घंटे का लेक्चर डाला हुआ है फुल डिटेल में। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एसयूबी का कुछ करा दो, तो आईपीआर फुल डिटेल में डाला हुआ है, वो तो देख लो एटलीस्ट जिन्होंने नहीं देखा। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग सर पूरा बहुत शानदार, बहुत टेक्निकल। एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 वाले कह रहे हैं सर कुछ हमारे लिए करवा दो, तो भाई ये डाला हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कहाँ जाना है सर ये नहीं मिल रहा, ऐप में जाते मिल नहीं रहा। तो भाई जो अमेंडमेंट कैटेगरी बनी हुई है ना, अमेंडमेंट सीरीज, उसमें वो अमेंडमेंट 2021, अमेंडमेंट 2020 और पीछे स्क्रॉल करते जाना तो एक्सटर्नल वो भी मिलेगा, ईबीसीएल की अमेंडमेंट मिलेगी, और फिर लास्ट में आपको ईबीसीएल के बाद ये ईसीबी भी मिलेगा, अलग से भी मिलेगा, और ईबीसीएल के अंदर भी है। और प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों को भी बोल रहा हूँ वो भी देख सकते हैं। एसएल ओल्ड के अंदर एडीआर जीडीआर इतना बढ़िया डाल रखा है, एडीआर जीडीआर का चैप्टर, और 6 चैप्टर डाले हुए पूरे 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 पूरे, दैट इज देयर फ्री ऑफ कॉस्ट इन द ऐप। आज तक, आज से पहले कभी इस तरीके से बोल बोल के नहीं बताया सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस वालों के लिए सर आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो भाई ये दे रखा है। इंडस्ट्रियल लॉज के 19 चैप्टर पूरे के पूरे फुल वीडियोस दे रखे हैं, फुल वीडियोस 19 चैप्टर्स। 1 साल हो गया वहां ऑलमोस्ट पढ़े हुए, 1 साल तो नहीं मतलब 6-7 महीने हो गए वहां पढ़े हुए। देखे नहीं है, बहुतों को पता ही नहीं है सर हमें नहीं मालूम कैसे जाना है। वो नीचे जाओ और देखो उसके अंदर ओल्ड सिलेबस दिया हुआ है, सब कुछ ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। घर बैठो आराम से प्ले करो, और एक थोड़ी सी मैग्नीफायर ग्लास खरीद लो यार, 300-400 रुपए का आता है एक मैग्नीफायर ग्लास। एंड्रॉइड फोन को जब चलाते हो तो 12 इंच की वो स्क्रीन आगे लगा दो, उसके मैग्नीफायर जो है अमेजोन पे मिलती है स्क्रीन मैग्नीफायर, पता है या नहीं पता है। 100 रुपए वाला भी आता है, ज्यादा पैसे नहीं खर्चने। 300 रुपए वाला भी आता है, 400 रुपए वाला भी आता है। एक ऑर्डर करो अमेजोन पे, मंगा लो, और उसमें एंड्रॉइड फोन लगाओ और आराम से बैठ के उसको, वेल आईपैड के साइज का हो जाएगा, आराम से बैठ कर देखो उसको। So well, I'll say that is my advice to all of you, and then आई एम सॉरी, वेल वो मैं भावनाओं में बहुत ज्यादा बह गया। बट इस पूरे डिस्कशन का जो मकसद था वो ये था कि आप लोग सही रास्ते पे चलें, और जो ऑलरेडी सही रास्ते पे चल रहे हैं वेरी गुड, वो दूसरों को भी बताएं कि सही रास्ता यही है। बाकी तो कंपनी सेक्रेटरीज बहुत हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाते हैं ऑफिस में जाकर और ई फाइलिंग करते हैं, और जनरल मीटिंग के मिनट्स और नोटिस बनाते हैं, एजेंडाज बनाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, और उसी में जिंदगी कट जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। दैट्स माई विश। चलिए फटाफट यहाँ आ जाते हैं अब, और लेट अस टॉक अबाउट दिस। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, वैसे तो सही बताऊं, वेल इन क्वेश्चंस के आंसर सब आपको ऑलरेडी बहुत सारे पहले से ही पता है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज? हमने वो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र सीरीज में, वेल मॉर्गेजेस चार्जेस में फर्स्ट जो हमारा एपिसोड हुआ था उसके अंदर हमने कर लिया, तो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, कोई फायदा नहीं है। बाकी पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगा जल्दी मिल जाएगी। देन क्रिस्टलाइजेशन एग्जाम में आ चुका है, ये भी हम कर चुके हैं, तो आई डोंट हैव टू डू दैट अगेन। फर्स्ट 3 केसेस ऑटोमेटिक, फोर्थ केस दैट इज स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नोटिस ऑफ चार्ज एंड दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, याद है? याद है? तो मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं यहाँ पर। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस किसको? एक पर्टिकुलर पर्सन को या सारी दुनिया को? टू द वर्ल्ड एट लार्ज और टू वन पर्टिकुलर पर्सन। कंपनी दे रही है दुनिया को या दुनिया दे रही है कंपनी को, या एक पर्सन दे रहा है कंपनी को या कंपनी पर्सन को दे रही है नोटिस? कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ चार्ज। हाँ जी, सो वी से इट इज द नोटिस टू द वर्ल्ड एट लार्ज। और जिस दिन CHG-1 आरओसी के पास फाइल हुआ और आरओसी ने उसको रजिस्टर कर लिया अपनी वेबसाइट पे, तो हमने मान लिया कि उस चार्ज के बारे में अब फ्यूचर में सबको पता रहेगा, और कि कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, और फ्यूचर में कोई भी उस प्रॉपर्टी से डील करने के लिए आएगा तो चाहे उसको कंपनी एक्सप्रेसली बताए ना बताए, लेकिन डीम्ड है कि उसको पता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आपको पता ही है, 100% रीपेमेंट होने के बाद। और इसमें वेल फॉर्म CHG-4 फाइल करते हैं आरओसी को, और आरओसी फॉर्म CHG-5 इशू करता है। कंपनी CHG-4 फाइल करती है, आरओसी CHG-5 इशू करता है। डिफरेंस पूछा है, अब इसमें डिफरेंस में आप लेफ्ट राइट कॉलम में टेबल बनाकर नहीं लिखोगे। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट पैरा, सेकंड टॉपिक सेकंड पैरा, क्योंकि लेफ्ट और राइट कॉलम में आप लिख भी नहीं पाओगे, पॉइंट टू पॉइंट ना आप बता भी नहीं पाओगे। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आप पॉइंट टू पॉइंट बता पाते हो, और कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बताना पॉसिबल नहीं होता। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट पैरा, सेकंड कॉन्सेप्ट सेकंड पैरा। डिफरेंस बिटवीन द मॉर्गेज एंड चार्ज, और ये पॉइंट टू पॉइंट तो हमने सुबह ही किया डिटेल में बहुत ज्यादा, और वही सेम टू सेम टेबल दोबारा है, तो आई एम नॉट डूइंग दैट अगेन। नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग ओवर हियर, और ये हमारी बात हो चुकी कि इंडियन कंपनी है, लेकिन इंडियन कंपनी के पास बिल्डिंग है लंदन में, फॉरेन में प्रॉपर्टी है, और फॉरेन प्रॉपर्टी पे वहां चार्ज क्रिएट किया है, और वहीं लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है 15 करोड़ का वहीं पर फ्रॉम अ बैंक देयर, और उस ऑफिस के ऊपर मॉर्गेज क्रिएट कर दिया है वहां पर। तो चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, पता ही है सबको। वेदर द कंपनी कैन मॉर्गेज द अबव ऑफिस बिल्डिंग जो इंडिया के बाहर है, येस और नो, एंड द आंसर इज येस, येस। Whether the charge can be created for the property situated outside India, answer is once again yes, answer is once again yes। और मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हो सकता है, और फॉर्म इंडिया में कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? CHG-1 विद इन हाउ मच टाइम? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज आउटसाइड इंडिया। फॉर्म CHG-1 फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी की 50 लाख रुपए, ध्यान से देखते जाइए। पब्लिक कंपनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए। वैसे चार्जेस के चैप्टर में पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, लॉ इज सेम, कोई चेंज नहीं है। ओपीसी कंपनी हो, लॉ इज सेम, कोई चेंज नहीं है। तो एग्जाम में कहीं ना कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये तो कंपनी पब्लिक कंपनी है, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी होती तो बताइए क्या आंसर सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? ऐसे पूछ लेते हैं। या ओपीसी कंपनी होती तो आंसर सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? तो यहाँ तो आंसर सारे सेम रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। ऑल सेक्शंस 77 to 87 are equally applicable for public company, private company and OPC company। सभी कंपनीज के लिए सेम ही है। ऑल कंपनीज, किसी के लिए प्राइवेट कंपनी ओपीसी कंपनी के लिए कोई अलग से कोई एग्जम्पशन है नहीं। देन वी आर सेइंग द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹20 lakhs, ऑथराइज्ड 50 लाख, पेड अप कैपिटल 20 लाख। 100th बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स 100th मीटिंग इन द रेजिडेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के घर पे करवा रहे हैं 100वीं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के प्लेस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ऑफ द कंपनी रिजॉल्व टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल, बस यही है मुद्दे की बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या अनकॉल्ड कैपिटल के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, येस और नो? और हमने वो 17 चार्जेस की लिस्ट देखी थी, उसमें आंसर इज येस, इट इज अलाउड।
और एग्जाम्पल आपने स्क्रीन पे भी देखा था, एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल जिसमें रिजर्व कैपिटल अलग करके भी दिखाई थी मैंने अनकॉल्ड कैपिटल से। तो 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए ऑलरेडी कॉल्ड एंड पेड, 3 रुपीज अनकॉल्ड अनपेड। तो और मान लो कंपनी में टोटल 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज पर शेयर, 30 करोड़ रुपए की अनकॉल्ड कैपिटल है जो अभी तक कॉल की नहीं है। और बैंक लोन ले रहे हैं 20 करोड़ का, 20 करोड़ का, और 30 करोड़ की अनकॉल्ड कैपिटल पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, अलाउड है। और ये एग्जांपल लिया था ना हमने फर्स्ट क्लास में, दोबारा रिपीट करने की क्या जरूरत है। देन गोइंग ऑन फर्दर, और इसमें एक केस का नाम अगर याद कर लो तो और सोने पे सुहागा है, ये भाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए टू बोरो अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। वो तो हम वैसे भी बोलते हैं, मेमोरेंडम में ये पावर कहाँ होती है, मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में, या मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो एमओए में कहां पर जो हम बोलते हैं सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं टू सपोर्ट और इन फर्दरेंस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स, इन एमओए इन सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन फर्दरेंस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट में नहीं होगा पावर टू बोरो, मतलब हमारा एक ही काम है हम बोरो करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्ट बोरोइंग नहीं है, मेन ऑब्जेक्ट तो बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन उसमें साथ में जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इन फर्दरेंस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, उसमें पावर टू बोरो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी जरूर होना चाहिए। देन ओनली इट विल बी पॉसिबल एंड नॉट अदरवाइज। बाकी वो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करते ही हैं। पावर टू एक्सरसाइज बोरोइंग, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 अगर याद हो, certain items which shall be transacted only in the board meeting not by resolution by circulation, और उसी में था power to issue debentures, power to borrow the money other than debentures, याद है, remember that. Then Zinc Limited company has immovable property in London, once again same foreign property जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और यूनाइटेड किंगडम में ही लोन लिया अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी, तो क्या उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, आंसर इज वंस अगेन यस। whether the company has to create a charge under the provision of the Companies Act, अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है, तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। और उस केस में इंडिया में वो CHG1 फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज आउटसाइड इंडिया। मॉर्गेज डीड साइन की इंडिया के बाहर बैठकर CHG1 फाइल करेंगे इंडिया में। और अगर आप लोगों ने स्टैंप एक्ट पढ़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा हुआ है, परचांस ग्रुप 2 भी आप कर रहे हो परचांस, और ग्रुप 1 ही कर रहे हो, स्टैंप एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको याद होगा कि वो इंडिया में डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो स्टैंपिंग की जाती है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, 3 months 4 months, रिमेंबर ऑल दैट। You have joined a compliance officer of the company as आपने कंपनी ज्वाइन की as compliance officer of the company on 1st June 2019. You realize that the charge which was created on 15th Feb has not yet been registered. Well, आपको रियलाइज होता है कि जो चार्ज क्रिएट हुआ 15 फरवरी 2019 को, वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। आपने नई नई जॉब ज्वाइन की है। वेल, आपने जॉब किस दिन ज्वाइन की, 1 जून 2019 को। मैंने आपको बताया था वो 30 और 60 डेज वाला जो अमेंडमेंट आया था वो आया था 2 नवंबर 2018। तो मतलब उस वक्त ये क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट था, जून 2019 एग्जाम बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन था। और आपको बोला जा रहा है आपने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है 1 जून को, और जून में तो आप पेपर ही दे रहे हैं, मतलब 3-4 जून को तो आप पेपर ही दे रहे हैं। उस वक्त तो कोरोना भी नहीं था, देयर वाज नो कोरोना। दिन बड़े नॉर्मल दिन थे, जिंदगी नॉर्मल थी। भगवान करे एक बार फिर से वैसी नॉर्मल जिंदगी वापस आ जाए जैसी हम पहले जीते थे। And you realize that a charge was created on 15th Feb 2019। आपके जॉब ज्वाइन करने से 2-3 महीने पहले चार्ज क्रिएट हुआ था 15th Feb। तो 15th Feb से सोचो 30 डेज कितने दिन में खत्म हो गए, 30 डेज मतलब वैलेंटाइंस डे के अगले दिन चार्ज क्रिएट हुआ था। तो अब इसमें 28 फरवरी तक का महीना रहा होगा, तो 15 को अगर चार्ज क्रिएट हुआ तो 15 से 28 मतलब 14 दिन हो गए, और 16 दिन और पकड़ लो तो 16 मार्च, 16 मार्च, और उसके बाद 30 डेज और ले लो, फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ आरओसी, एंड दैट विल गो अप टू मार्च। 31 का महीना है तो 16 और 16 दिन मार्च के रह गए अभी। वेल, मतलब लेट अस से 17 मार्च टू 31 मार्च, 15 दिन रह गए मार्च के, और 15 दिन ले लो अप्रैल के।
तो 15 अप्रैल आ जाएगी। उसके बाद 60 डेज और ले लो, तो 15 अप्रैल के बाद फिलहाल से 14 मई और फिर 14 जून के आसपास का हो जाएगा। आपने 1 जून को तो जॉब ही ज्वाइन की है। 14 जून को गूगल सर्च कीजिएगा, कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों के बर्थडेज होते हैं, हम डिटेल में नहीं जाऊंगा, वेल गूगल में मिल जाएगा। आपने 1 जून को जॉब ज्वाइन की है और आपके पास तो हाथ में 14 दिन है। यू हैव 14 डेज इन हैंड। 14 दिन के अंदर अंदर आप एड वेलोरम वो फीस पे करो और रजिस्टर करवा लो। नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस अप टू 6 टाइम्स प्लस एड वेलोरम फीस 0.5%। मालूम है आपको, बट मैक्सिमम लिमिट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख। एड वेलोरम फीस की मैक्सिमम लिमिट्स 5 लाख। सो वेल आई से हाँ जी, सो वेल आई से तो 14 जून तक जाओ और अप टू 14 जून गेट योर चार्ज रजिस्टर्ड और अपना CHG 1 फाइल कर लो। नहीं किया तो उसके बाद तो सेक्शन 86 अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दैट सेक्शन 86 विल बिकम एप्लीकेबल। और उस जमाने में तो जेल थी 2019 में, तो कंपनी सेक्रेटरी को जेल, और सोचो अभी अभी जॉब ज्वाइन की, अभी अभी जेल। ओहो यार, ये तो बड़ा गजब हो गया। मतलब कैसा कोर्स किया आपने। तो मतलब लॉ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरेट से और सब कनेक्टिविटीज पता होनी चाहिए। तो 30 डेज, 60 डेज, 30 प्लस 30 प्लस 60, 120 डेज फॉर द पीरियड। और आपका टाइम पीरियड समाप्त होने वाला है। 14 जून के बजाय 15 जून ले रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आप 15 कर लो जाए। 15 जून ले लो आप, एंड से 15 जून तक आप अपना फाइल कर लीजिए फॉर्म CHG 1, और यू हैव टू पे दैट एड वेलोरम फीस 0.5% ऑफ loan value, but subject to maximum rupees 5 lakhs। नॉर्मल फीस भी देनी है, और ये फीसेस नीचे यहाँ रिपीट हो रही हैं आपके लिए, आपके फायदे के लिए, वंस अगेन रिपीटेड। तो आई एम नॉट डूइंग एनी टिक मार्क ऑन दिस, ये सुबह कर लिया हम लोगों ने। देन आई से नीरजा इज न्यूली अपॉइंटेड कंपनी सेक्रेटरी एंड will secretarial staff में अपॉइंट हुई, अपॉइंटेड एज कंपनी secretarial staff in the office of the company secretary of a listed company listed on stock exchange। और वहां पर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग फ्लोटिंग चार्ज है, और वेल ऑन द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। फ्लोटिंग चार्ज है लेकिन कौन सी एसेट्स के ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। और फिक्स्ड एसेट्स का भी स्टॉक है। हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है DLF। कुछ 100 बिल्डिंग ऑलरेडी बना रखी हैं, 20-25 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और 20-25 बिल्डिंग के लिए जमीन की खुदाई चल रही है, वो बनने वाली हैं। तो और कोई पुरानी बिल्डिंग बेच दी, कोई नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, यू अंडरस्टैंड दैट। हाँ वेल, लेकिन हमारे लिए वैसे वो फिक्स्ड एसेट नहीं है कायदे से, तो DLF के लिए आप कह लो वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया एक तरीके से। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है फिलहाल। ऐसी कोई कंपनी जो अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है। वैसे DLF बिल्डिंग बेचने में भरोसा नहीं रखती है। DLF जो है वो बिल्डिंग्स बनाकर लीज पे देती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल लीज रेंट कमाती है, DLF की जो पॉलिसी है। Then existing floating charge on the fixed assets of the company will can be converted into the fixed charge or not। मतलब 100 बातों की एक बात यहाँ पर ये है कि पुराना नीरजा ने देखा कि पहले से एक फ्लोटिंग चार्ज चला रहा है, अब उसको हम फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बाय पासिंग ओनली अ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं और कोई फर्दर स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है? तो आंसर इज नो। आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो आंसर, आंसर इज नो। केस का नाम याद कर लो, गवर्नमेंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस मनीला, और इसमें बोला कि अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं एंड ऑल दैट। इन प्रेजेंट केस नीरजा इज नॉट करेक्ट, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। अनरजिस्टर्ड चार्ज शेल बी वॉइड, अब ये आया है पॉइंट, और इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि मैंने ऑलरेडी बोला, वो सेपरेट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर मेरा, विच इज 1 आवर वीडियो, जिसमें वो 7 सिचुएशंस हैं एनालाइज की गई हैं। खैर यहाँ पर भी एक बार 2 मिनट लगा लेते हैं इसके ऊपर। अनरजिस्टर्ड चार्ज शेल बी वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड अगेंस्ट अदर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और अगर दो लाइनें बोलूं दोनों चीजों के बारे में, नंबर 1 वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, नंबर 1 वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। तो कंपनी ने लेट अस से बैंक लोन लिया, प्रिज्यूम बैंक लोन लिया, और लोन का टेन्योर शुरू हो गया है, लेकिन
जो भी चार्ज डॉक्यूमेंट है, मॉर्गेज डीड बनाई, स्टैम्प पेपर के ऊपर भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन फॉर्म CHG1 ROC के पास फाइल नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। 120 डेज खत्म हो गए, 120 दिन खत्म हो गए, अब तो फाइल कर भी नहीं सकते। अब हम कहते हैं नाउ द चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। अगर लोन टेन्योर चलते हुए बीच में, लोन का टेन्योर 10 साल है, प्रिज्यूम 10 इयर्स, बीच में अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, तो लिक्विडेटर उस लेंडिंग बैंक को कहेगा कि मैं आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मानता, मैं आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? लाइव चैट में बता दो, लाइव चैट में बता दो क्यों नहीं मानता। और मैं आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानता हूं, क्यों? ऐसा क्यों? चार्ज वैलिड है या वॉइड है? द चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर कहता है मैं उस मॉर्गेज को, उस चार्ज को चार्ज मानता ही नहीं हूं जो कंपनी ने लेंडिंग बैंक के फेवर में क्रिएट किया है, क्योंकि आपने फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया और आपने चार्ज को रजिस्टर ROC के पास नहीं कराया। खत्म, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, बात खत्म हो गई। सेक्शन 77 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 77 रेड विद सेक्शन 87, दैट इज व्हाट वी डू। 77 87 जोड़कर पढ़ रहे होते हैं एट टाइम्स। एंड देन अदर, द चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट अदर क्रेडिटर्स, द अनरजिस्टर्ड चार्ज। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? द अनरजिस्टर्ड चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट द अदर क्रेडिटर्स ऑल्सो, दूसरे क्रेडिटर्स के अगेंस्ट। और इसका भी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, पहला लोन, लोन टेन्योर 10 साल, और वो लोन टेन्योर चलते हुए अब 120 दिन से ज्यादा हो गए, फॉर्म CHG1 फाइल नहीं किया। ना तो कंपनी ने, बोरोइंग कंपनी ने, ना लेंडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, किसी ने एफर्ट नहीं किया, 120 दिन से ज्यादा हो गए। उसके बाद कंपनी एक नया लोन लेती है ICICI बैंक से, और सेम टू सेम प्रॉपर्टी पे एक चार्ज क्रिएट करती है इन द फेवर ऑफ ICICI बैंक। सेम प्रॉपर्टी मतलब जिस प्रॉपर्टी पे पहले SBI को चार्ज दिया था। और फ्यूचर में, अब वो लोन टेन्योर भी वही 8-10 साल का है ICICI बैंक का। अब क्या होता है फ्यूचर में, कंपनी डिफॉल्ट करती है, दोनों की बैंक EMIs रोक देती है, और कंपनी कहती है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत गिर गई है हमारी, कोरोना की वजह से सेल नहीं है, वटेवर, और रेवेन्यू नहीं है। ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का डिफॉल्ट किया। अब दोनों उस प्रॉपर्टी को अटैच करके, रिसीवर मैनेजर अपॉइंट करवा के, अटैच करके, पब्लिक ऑक्शन करवा के अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं। ICICI कहता है पहले हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं नहीं नहीं, पहले तो हम आए थे, पहला चार्ज तो हमारा है, फर्स्ट चार्ज तो हमारा है। तो ICICI उनको बोलता है नहीं नहीं, हम, आपका कोई फर्स्ट चार्ज नहीं है, फर्स्ट चार्ज तो हमारा ही है, हम हैं चार्ज होल्डर। एंड अब आपको बताना है किसका चार्ज किसके अगेंस्ट वॉइड है। द चार्ज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ SBI इज वॉइड अगेंस्ट ICICI, या चार्ज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ ICICI इज वॉइड अगेंस्ट SBI। किसके किसके लिए वॉइड है? तो आंसर इज द चार्ज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ SBI इज वॉइड अगेंस्ट ICICI, सब्सिक्वेंट क्रेडिटर के अगेंस्ट वॉइड है। फर्स्ट क्रेडिटर का चार्ज सब्सिक्वेंट क्रेडिटर के अगेंस्ट वॉइड है, सब्सिक्वेंट क्रेडिटर का चार्ज फर्स्ट क्रेडिटर के अगेंस्ट वॉइड नहीं है। और उसका कारण है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्योंकि जो सेकंड क्रेडिटर बाद में आया, उसने उस प्रॉपर्टी की छानबीन करवाई थी जिस प्रॉपर्टी पे उसको चार्ज मिला था, कि इस पे पहले से तो चार्ज नहीं है, कहीं इसके ऊपर पहले से कोई CHG फाइल तो नहीं है। और वो छानबीन किससे करवाई थी? प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CM में उनको प्रोफेशनल फीस दी थी, और उनको बोला था कि सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनाकर दो, इस प्रॉपर्टी की सर्च करो, स्टेटस रिपोर्ट बनाकर दो, ROC की वेबसाइट से निकालो कहीं से भी कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से चार्ज तो नहीं है। तो प्रैक्टिसिंग CS ने जो भी प्रोफेशनल फीस ली, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, सर्च स्टेटस रिपोर्ट बनाकर दी, सर्च स्टेटस रिपोर्ट टू ICICI बैंक की नहीं जी, इस फैक्ट्री पे पहले से कोई चार्ज नहीं है, आप इसके ऊपर लोन दे सकते हो और इस पे आप चार्ज ले सकते हो। तो ICICI बैंक ने लोन दे दिया कंपनी को और उस पर चार्ज ले लिया, ये मानते हुए कि उस फैक्ट्री पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। और उसमें गलती किसकी थी? गलती थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी और बोरोइंग कंपनी की भी, दोनों की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी, कि आपने पहले अपना CHG1 फाइल क्यों नहीं किया। अब आपके दिमाग में हो सकता है सवाल आ रहे हैं, यस और नो, यस और नो, लाइव चैट में लिख दो सवाल आ रहे हैं। लेकिन लाइव चैट में मत पूछना, पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछना, कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो, उसमें पूछना, दैट इज देयर। और नहीं तो मुझे वॉइस व्हाट्सएप डाल देना, वॉइस व्हाट्सएप ऑन 8448804439, दैट इज देयर। और मैं तो कहूंगा इसी वीडियो के नीचे वो लिंक दे दूंगा आपको, कि जहां वो 1 घंटे का वीडियो है, 7 सिचुएशंस, दिमाग खोल देने वाला एनालिसिस है, बहुत कुछ है, अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ। तो वी से अनरजिस्टर्ड चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट
द लिक्विडेटर एंड अगेंस्ट द अदर क्रेडिटर्स। अदर क्रेडिटर्स का मतलब यहां पर अदर subsequent creditors of the company. Comment and the statement, we say statement is correct, और इसी को खोल खोल के बताना है, वो सेक्शन 77 सबसेक्शन 3 से जुड़ा हुआ है मामला। एंड लिक्विडेटर कहीं भी अपॉइंट हो, कंपनीज एक्ट, दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट में, दिस का टी छोटा, एक्ट का ए बड़ा, हमेशा बोलता रहता हूँ, याद है सबको। या लिक्विडेटर आईबीसी में अपॉइंट हो, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो आईबीसी में, सॉल्वेंट कंपनी है लेकिन कोई फ्रॉड किया है तो वाइंडिंग कंपनी, कंपनीज एक्ट। और फिर यहाँ केस का नाम है, वही केसेस के नाम याद कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, दीज आर इंपॉर्टेंट, तो केसेस के नाम याद कर लीजिएगा। इसी को हम कहते हैं ना केस स्टडीज है, दीज आर कॉल्ड केस स्टडीज। एक सवाल मैं पूछता हूं आगे बढ़ने से पहले, वन स्मॉल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क ओवर हियर, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन। एंड दैट क्वेश्चन इज, हमारी कंपनी ने मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, या आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, उस लोन में लिखा है लोन टेन्योर है 10 साल का, 10 इयर्स, और उस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है, उसमें लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग चार्ज नहीं है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थ्रू आउट द लोन टेन्योर सेम रहता है, एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थ्रू आउट द लोन टेन्योर मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। अब वो क्या लिखा हुआ है लोन एग्रीमेंट में, लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना हमारा इस लोन एग्रीमेंट में, वो है आरबीआई के ट्रेजरी बिल का रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल का रेट प्लस 2.5% एक्स्ट्रा। अब आरबीआई के जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो 14 डेज वाले भी होते हैं, वेल 91 डेज वाले भी होते हैं, आपने सुना होगा शायद, आई होप सुना ही होगा, 182 डेज वाले भी होते हैं। तो वो ट्रेजरी बिल क्या होता है? एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है, आरबीआई वो प्रोमिसरी नोट इशू करती है, पैसा बोरो करती है और फिर कहती है कि हम 14 दिन बाद या 91 डेज बाद या 182 डेज के बाद रीपे कर देंगे। आई होप सबको मालूम है, ये तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। अभी क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आरबीआई का ट्रेजरी बिल रेट प्लस 2.5% लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई हर हफ्ते वेडनेसडे फ्राइडे को ये ट्रेजरी बिल्स की बिडिंग करवाता है, ये आरबीआई की वीकली एक्टिविटी है, हर हफ्ते में 2 बार, वीकली मतलब किसी हफ्ते में 2 बार, किसी हफ्ते में 1 बार, वेडनेसडे फ्राइडे को ट्रेजरी बिल्स की बिडिंग होती है। और बैंक्स आते हैं खरीदने के लिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं बड़ी बड़ी खरीदने के लिए, दे कम टू परचेज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। हम लोगों को भी अलाउड है, लेकिन हम लोग कहाँ जाते हैं? आरबीआई मुंबई कौन जाता है खरीदने के लिए, बिडिंग करने के लिए कौन जाता है? एनी हॉस, रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ट्रेजरी बिल्स का हर हफ्ते चेंज हो जाता है। फर्स्ट वीक में मान लो प्रिज्यूम 7% चल रहा है, सेकेंड वीक में 6.75%, थर्ड वीक 6.5%, फोर्थ वीक 5.5%, फिफ्थ वीक 5.25%। और इधर क्या हो रहा है? प्लस 2.5% जो है वो फिक्स्ड एलिमेंट है, लेकिन ओवरऑल टोटल जो लोन एग्रीमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में और आपकी कंपनी जहां पर आप सेक्रेटरी हो उनके बीच में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वीकली बेसिस पे कम होता जा रहा है, हर हफ्ते आपका इंटरेस्ट रेट कम होता चला जा रहा है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको बोलता है कि ये देखो, ये तो चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहा है, ये तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है, चलो मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी, चलो CHG-1 फाइल करो, चलो CHG-1 फाइल करो, कंपलसरी है। हर हफ्ते क्या आपको CHG-1 हर हफ्ते फाइल करना है? ओहो, फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया इस हफ्ते, चलो CHG-1 फाइल करें। ये सवाल है, यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, अब लाइव चैट में बता दीजिएगा यस और नो, क्या हर हफ्ते जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्या उसको हम कहेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हो गया? क्या उसको हम कहेंगे कि वेल CHG-1 की रिक्वायरमेंट फिर से अराइज हो गई? क्योंकि एवरी टाइम देयर इज अ मॉडिफिकेशन in the terms and conditions, every time there is a modification in the charge, it is mandatory to file CHG-1 once again, not CHG-1, CHG-3, sorry I am going little wrong, वो फॉर्म को लेकर वो ध्यान से थोड़ा सा आप देख लेना, बेसिकली मॉडिफिकेशन है या नहीं है, लेट मी चेक आउट रादर माई सेल्फ। ये स्पीड पे बोलने के चक्कर में क्या होता है, वेल एट टाइम्स व्हेन गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड पे जा रही होती है तो वी टेंड टू कमिट दीज स्मॉल स्मॉल mistakes over here. So I'll just open up once again for the benefit of everybody. CHG-3, ठीक बोल दिया था finally. CHG-3, that is the well certificate of registration of modification of charge issued by ROC. हम modification के लिए form CHG-1 फाइल करते हैं. Let me finally let me confirm. कंपनी CHG-1 फाइल करेगी मॉडिफिकेशन के टाइम पे,
कंपनी टू ROC, CHG1 जाएगा और ROC टू कंपनी वापस CHG3 जाएगा। और क्रिएशन के टाइम पे कंपनी विल फाइल CHG1 to the ROC and ROC will issue CHG2 to the company. तो क्रिएशन हो या मॉडिफिकेशन हो या प्रॉपर्टी एक्वायर की या नहीं सब्जेक्ट टू द चार्ज या फॉरेन प्रॉपर्टी पे कंपनी हमेशा CHG1 फाइल करेगी और डिबेंचर्स के केस में CHG9। रादर भैया वो लास्ट क्लास में आराम से ठीक ठाक बात कर रहे थे, आज गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। वेल होता है वो स्लिप, a little slip is there always. Then रट्टा नहीं मारता हूं ना मैं but I'll say anyhow अब वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। And we were talking about this. तो सवाल रह गया वो, हाँ जी, हर हफ्ते मॉडिफिकेशन मान लिया जाए और हर हफ्ते वीकली बेसिस पे इट इज अ न्यू रिक्वायरमेंट टू फाइल CHG1। आंसर इज नो 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 नो। और नो क्यों, रीजन क्या है? रीजन क्या है? मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं है। मॉडिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं हुआ। मॉडिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं हुआ। टर्म्स एंड कंडीशंस में शुरू से लिखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द बेंचमार्क इज RBI ट्रेजरी बिल ऑफ 14 days प्लस 2.5% फिक्स्ड एलिमेंट एक्स्ट्रा। तो अगर 7% RBI का है तो प्लस 2.5% मतलब 9.5% कंपनी देगी, और RBI का अगर 6.5 है तो 6.5 प्लस 2.5% फिक्स्ड एलिमेंट टोटल 9% कंपनी देगी। तो RBI का 7 तो कंपनी विल पे 9.5, RBI का 6.5 तो कंपनी विल पे 9, RBI का 5 तो कंपनी विल पे 7.5। तो लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने कोई बदलाव नहीं किया, लेंडिंग बैंक ने और कंपनी ने। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी बेंचमार्क रेट प्लस 2.5% फिक्स एलिमेंट, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं दे रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिक्स्ड एलिमेंट 2.5% रिमेन्स सेम। अगर हाँ फिक्स्ड एलिमेंट को चेंज करते हैं 2.5% को 1.5 या 3.5 तो CHG1 जाए, not in this case. Last question now coming up for you, and this is Rose Limited raised a loan from State Financial Institution by, और इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे आने वाले 3 दिन के लिए, coming 3 days. Rose Limited raised a loan from the State Financial Institution by creating hypothecation on book debts. तो क्या CHG1 जाएगा? एंड आंसर इज यस। क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? आंसर इज यस। इंसिडेंटली द चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड, गलती से रह गया, बाय मिस्टेक रह गया। And then the state financial institution demanded a certificate of registration of charge of the amount of loan so granted. डायरेक्टर्स ने रिप्लाई किया स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बेसिकली जो लेंडर है उसको रिप्लाई किया कि चार्ज को रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ बुक डेट्स को क्या रजिस्टर करवाना है। क्या डायरेक्टर्स का जवाब वैलिड है? इज द एक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड? द आंसर इज नो, इट इज नॉट वैलिड। और गिव द रीजंस क्या है? CHG1 में जो लिस्ट बनी हुई है उसमें लिखा है that if you are creating a charge on book debts it is mandatory to get it registered. सेक्शन 77 में नहीं लिखा, रूल्स में नहीं लिखा, हाइपोथेकेशन कहां लिखा है? क्लियर कट शब्दों में कहां लिखा है? CHG1 के अंदर जो 16-17 चार्जेस की लिस्ट दी है उसमें लिखा है। और वो लिस्ट तो हम नॉर्मल बैच में तो पढ़ते ही हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं उसके एनालिसिस में, दैट इज देयर। और यहाँ पर केस का नाम और याद कर लेना। जब आप कहते हो सर केस स्टडीज करवा दो, तो ये भी एक तरीके की केस स्टडी हो रही है आपकी। दिस इज द केस स्टडी ओवर हेयर। और केस स्टडी 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो डिसाइडेड केसेस पहले से हैं, वेल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NCLT के, या फॉरेन कोर्ट के भी हैं, ICSM मॉड्यूल में है उसके ऊपर आ रही हैं। और दूसरे होती हैं केस स्टडी जिसमें पहले से कोई डिसाइडेड केस नहीं है, लेकिन जो पेपर सेटर है उसने अपनी मनमर्जी से एक फिक्टिशियस केस बनाकर दे दिया है और कहता है कि चलो भाई इसका सॉल्यूशन बताओ, दैट्स इट। तो वो भी एक तरीके की केस स्टडी बन जाती है। तो यहाँ आपको केस का नाम दिख रहा है, ICSM मॉड्यूल में भी वो केस रहेगा ऑब्वियसली, और जहाँ केस का नाम नहीं दिख रहा है
वो बनाई हुई केस स्टडी है और आपको बोल दिया जाता है यू ज्वाइंड एज ए कंप्लायंस ऑफिसर, ये प्रॉब्लम है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक केस स्टडी है। और आंसर लिखने का तरीका देख लो हर जगह, इस केस स्टडी में आंसर कैसे लिखते हैं, सीधा आंसर नहीं लिखना शुरू कर देते हैं, पहले हमेशा क्या लिखते हैं, लीगल प्रोविजन लिखते हैं कि दिस इज द लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन सो एंड सो, दिस इज द लीगल प्रोविजन, और लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। अगर कोई डिसाइडेड केस होता तो वो भी लिखते बीच में, तो पहले फर्स्ट राइट लीगल प्रोविजन, और सेक्शन 77 पूरा नहीं लिखा इन्होंने, पूरा लिखना भी नहीं है, रेलिवेंट पार्टी लिखना है आपको। फर्स्ट राइट लीगल प्रोविजन जिसमें आपको वो 30+30+60 डेज वाली कहानी आपने बता दी, और बता दी कि भाई प्रॉपर्टी इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो, चार्ज तो रजिस्टर करवाना होता है। और उसके बाद कंक्लूजन, और बीच में अगर यहाँ कोई डिसाइडेड केस होता तो यहाँ लिखते हैं हम डिसाइडेड केस इफ एनी, तो वो यहाँ आ जाता, उसका केस का नाम आता विद नेम ऑफ केस। और आप देखो कंक्लूजन के अंदर फैक्ट्स को भी बीच में मर्ज कर दिया है, कंक्लूजन लिखते हुए कंक्लूजन और फैक्ट्स को मर्ज करके लिख दिया, फैक्ट्स प्लस कंक्लूजन। जी प्रेजेंट केस जो ऊपर दिया गया है, इसमें चार्ज क्रिएट हुआ था 15 फरवरी को, और इसलिए 120 दिन जो है वो अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, 15 जून को एक्सपायर होने, और मैंने तो जॉब 1 जून को ज्वाइन कर ली है एज कंपनी सेक्रेटरी, तो आई विल इमीडिएटली फाइल फॉर्म CHG1 विद द ROC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आफ्टर द पेमेंट ऑफ एड वैलोरम फीस। तो फैक्ट्स भी लिख दिए, कंक्लूजन भी लिख दिया, दोनों को एक साथ समअप करके लिख दिया। कई बार बच्चे बोलते हैं फैक्ट्स अलग लिखो, थोड़ा सा मतलब फैक्ट्स पूरे तो कभी नहीं लिखने होते, हल्का सा उसके अंदर वो बता देना होता है कि ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, अगर वो रेलिवेंट हो, और हल्का फुल्का फैक्ट्स उसमें बता देने होते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन लिख देना होता है। तो फर्स्ट पैरा ऑलवेज लीगल प्रोविजन, सेकंड पैरा ऑलवेज डिसाइडेड केस विद नेम इफ एनी, अगर कुछ है लिखने के लिए, फिक्टिशियस केस बनाकर दिया तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म हो गई, जरूरत ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। थर्ड पैरा फैक्ट्स अगर अलग से लिखने हैं, फोर्थ पैरा कंक्लूजन, और थर्ड और फोर्थ पैरा को मर्ज करके सिंगल पैरा बना दो, परफेक्ट। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर इन द केस स्टडीज। तो यहां आकर मैं फाइनली बोलूंगा कि ये हमारा आज का यहाँ पर वेल वेब सीरीज का एपिसोड यहाँ समाप्त होता है, और ये सारे क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए हैं, और इसकी PDF फाइल आपको इसी वीडियो के नीचे अब से 2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी, यू विल बी गेटिंग विद इन 2 आवर्स। थैंक यू सो मच। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो बात करनी है। अब आप ये बता दो, बस 3 चैप्टर हमें 3 दिन में करने हैं, ये तो डन है। और कौन से 3 चैप्टर करने हैं 3 दिन में? पब्लिक डिपॉजिट्स खूबसूरत चैप्टर है, और बताऊं डिपॉजिट की जो डेफिनेशन है ना, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, रेगुलर बैच होता है ना, 4.5 घंटे लगते हैं उस डेफिनेशन में बाल की खाल और खाल की खाल और खाल की खाल की खाल निकालने में। बहुत आगे तक चला जाता हूं मैं उसके अंदर, बहुत आगे तक चला जाता हूं, मतलब क्या बोलूं कि सर के बाल खड़े हो जाते हैं वो, जब फेस टू फेस बैच सामने चल रहा होता है, ऐसे बच्चे खींच रहे होते हैं बहुत, सर ये क्या निकल रहा है अंदर से, ये क्या निकल निकल कर आ रहा है अंदर से, डिवेंचर्स के केस में, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, पता नहीं बहुत कुछ होता है। हाँ, और सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह में, एडवांस मनी डिपॉजिट में, ऐसे ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, वो अलग ही लेवल होता है वो। 4.5 घंटे, लेकिन इतना टाइम तो है नहीं, मैं तो प्रिज्यूम करूंगा कि आपको आती है डेफिनेशन, मैं तो प्रिज्यूम करूंगा कि डेफिनेशन आती है। हाँ, जितनी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उतनी करवाऊंगा, लेकिन वैसी नहीं करवाऊंगा जैसी फेस टू फेस क्लास में होती है, वो श्योर है। करवाऊंगा करवाऊंगा डेफिनेशन, लेकिन वैसी नहीं करवाऊंगा। और उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट के जो शुरू वाले सेक्शंस हैं 73 to 76, और फिर रूल्स भी हैं, डिपॉजिट रूल्स, और उसमें डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व और लिमिट्स याद होगी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर नोटिस, सब करेंगे, सभी कुछ करना है, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। डिपॉजिट कंपनी अपने मेंबर से ले रही है या डिपॉजिट जनरल पब्लिक से ले रही है, उसकी लिमिट्स अलग अलग हैं। स्टार्टअप कंपनी है तो, और अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो कितना ले सकती है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है लेकिन स्टार्टअप नहीं है तो वो सारी चीजें करेंगे, सब कुछ आएगा। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो वो एक चैप्टर हो गया पब्लिक डिपॉजिट। दूसरा चैप्टर डिविडेंड, ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ सेक्शन 123 अलॉन्ग विद रूल्स। जब रूल्स में घुस जाते हैं तो ऐसी चीजें जो बुक्स में कहीं नहीं है वो एनालाइज कर डालते हैं, इतना कुछ शब्दों के पीछे छुपा हुआ है जो आप
मतलब दिखता ही नहीं है, लॉ पढ़कर डायरेक्ट पढ़कर भी नहीं दिखता कि उसके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है। तो वो सब कुछ होता है एनालिसिस। उसके अलावा सेक्शन 124, 125, 126, 127 तो है ही है, और साथ में एलओडीआर रेगुलेशन, सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन, और उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुई है, देयर इज सम अमेंडमेंट इन एलओडीआर रेगुलेशन, वो भी कर लेंगे साथ साथ। तो वो एक पार्ट हो गया, दैट इज देयर। और कुछ डिसाइडेड केसेस हैं, आईसीएसआई ने अभी मॉड्यूल में ना कुछ नए केसेस ऐड भी किए हैं डिविडेंड के चैप्टर में, जो पहले नहीं थे, कुछ एमसीए सर्कुलर ऐड किए हैं, वो भी कर लेंगे कि भाई न्यू एडिशन जो आईसीएसआई मॉड्यूल में हुआ है तो हमें कर लेना चाहिए, एग्जाम में पहले नहीं आया लेकिन अब न्यू एडिशन हुआ है मॉड्यूल में तो अब तो कर ही लेना चाहिए, कुछ नई चीजें हैं मॉड्यूल में, तो वो डिविडेंड के चैप्टर में करेंगे, दैट इज देयर। तो एडिशनल एमसीए सर्कुलर भी करेंगे, और एलओडीआर में जो चेंज हुआ है वो भी करेंगे, और कुछ एडिशनल केस जो सिलेबस में आए हैं मॉड्यूल में वो भी करेंगे, सभी कुछ करेंगे। तो स्क्वीज करके करेंगे लेकिन करना सब कुछ है। और तीसरा चैप्टर जो मैं बोल रहा था, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वंस अगेन आई विल से ब्यूटीफुल चैप्टर, और इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी दी हुई है। इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी उसका अमेंडमेंट वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब। अगर आप लोगों ने अभी तक वो अमेंडमेंट डिटेल में नहीं पढ़ी है तो फुल डिटेल में आराम से धीरे धीरे समझाया गया कि अमेंडमेंट क्या है, यू कैन चेक आउट ऑन द यूट्यूब। वो पास्ट में किसी ना किसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, अमेंडमेंट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है पिछले साल में, लास्ट ईयर। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा करना है, और नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पीडी का मतलब पब्लिक डिपॉजिट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इज ओएम, और डीवीडी का मतलब डिविडेंड। तो आप लिख दो, आने वाले 3 दिन में मैं ये तीनों चैप्टर करवाऊंगा, लेकिन इसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगा, वो सारे मैं एक साथ करवाऊंगा। फिर उसके बाद पहले मैं आपको बेसिकली डीजी मिनी बाइट्स करवाने वाला हूँ विद एड ऑन्स फ्रॉम माय साइड, विद अमेंडमेंट्स आल्सो एंड केसेस आल्सो। तो कल शाम को 5 बजे, इवन दो इट इज संडे बट वी विल नॉट बी टेकिंग एनी ऑफ, क्योंकि ऑफ तो अब एग्जाम के बाद ही होगा, अब कोई संडे ऑफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और थोड़ा सा चिल कर लेंगे विल आफ्टर द सेशन इज ओवर, उसके बाद में लास्ट में चिल कर लेंगे। आज शुरू शुरू में थोड़ा सा चिल कर लिया, मतलब ऑनेस्टली मुझे सिर्फ ये था कि मैं आपको बता दूं कि सही रास्ता सही होता है, और मैं क्यों बोलता हूँ, बार बार क्यों बोलता हूँ कि ये एक ही रास्ता है जो सही है, गलत रास्ते तो बहुत सारे हैं, गलत रास्ते बहुत सारे हैं, और जिंदगी बनानी है तो ये पढ़ना तो आना चाहिए। मतलब कितना बड़ा है यार, इतना सा है, मैं बार बार बोलता हूँ इतना सा है, हाँ? इतना सा है, कैसे दिखाऊं कितना सा है, इतना सा है, इतना सा है, तो इतना सा है, और सीएस एग्जीक्यूटिव में ये तो आना ही चाहिए, आना चाहिए पढ़ना। पूरा परफेक्शन आए ना आए, मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चों की तो पूरी परफेक्शन आ जाए, प्रोफेशनल प्रोग्राम में उठाते हुए डर नहीं लगेगा, नहीं तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाने के बाद तो बच्चे उठाना उस वक्त तो ज्यादा डरते हैं, ओहो पहले तो पढ़ा नहीं अब क्या पढ़े। और फिर ट्रेनिंग में तो मैं बता रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे आजकल, लास्टली स्पीकिंग 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, मेरे ही पास्ट स्टूडेंट्स जो अभी बहुत अच्छी जगह पर कॉर्पोरेट्स में हैं, और मेरे नए स्टूडेंट्स वहां जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो बड़े खुश होते हैं जब आपस में मिलते हैं, और ट्रेनिंग इंटरव्यू चलता है 40-40 45-45 मिनट, तो सिलेक्शन भी हो जाता है, और वो एक चेन सी बनी हुई है, एक चेन सी बनी हुई है कि एक अच्छे स्टूडेंट को दूसरा अच्छा स्टूडेंट मिल गया, और मैं तो खुद को भी स्टूडेंट ही मानता हूँ, तो एक चेन बन जाती है, और एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छी जगह ट्रेनिंग मिल जाए और क्या चाहिए, अच्छी जगह काम सीखने के लिए अच्छी क्वालिटी का मिल जाए और क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं जब उन स्टूडेंट से मिलता हूँ, अपने पुराने स्टूडेंट से कभी कभार या टेलीफोनिकली बात होती है, तो एक ही शिकायत आती रहती है, सर इन जनरल आज की तारीख में ना स्टूडेंट्स का लेवल बहुत नीचे गिर गया है सर, कुछ नहीं आता है आजकल के बच्चों को, इन जनरल ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया जो चल रहा है सर, इतना नीचे गिर गया है ना, मतलब इंटरव्यू में कुछ पूछते हैं आता ही नहीं है, सिलेक्ट कैसे करें, 10 क्वेश्चन पूछे सर अलग अलग, एक भी जवाब नहीं आता था। ये शिकायत आती है कैंपस इंटरव्यू में, एनआईआरसी प्रसाद नगर दिल्ली की बात बता रहा हूँ, कैंपस इंटरव्यू होते हैं यहाँ पर, और उसमें शिकायत क्या आती है, सर हम चाह रहे थे कि बच्चे, मतलब 3 बच्चे चाहिए थे, 3 स्टूडेंट, 3 ट्रेनी चाहिए थे कि 3 लेकर जाएं, और इंटरव्यू लिए इतने सारे, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसका उसने आंसर नहीं बताया, चल बच्चे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका बता दे, ये भी नहीं आता, अच्छा ये भी नहीं आता, चल तीसरा पूछ लेते हैं, इसका बता दे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां क्वेश्चन, मतलब पेशेंस की भी ना हद होती है, इंटरव्यू लेने वाले की भी पेशेंस चेक हो रही होती है कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ,
हम 3 स्टूडेंट्स को लेने आए थे, 3 ट्रेनीज को कैंपस इंटरव्यू में, खाली हाथ जा रहे हैं सबको रिजेक्ट करके। सोच के आए थे इतने अरमानों से कि आज 3 ट्रेनी अपने साथ लेकर जाएंगे, कैंपस इंटरव्यू भी लिया, लेकिन मतलब इस लायक नहीं है आजकल के बच्चे, सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो और ये प्रैक्टिकल सच्चाई है यार। NIRC प्रसाद नगर की बात बता रहा हूँ मैं तो आपको क्लियरली, कैंपस इंटरव्यूज की बात बता रहा हूँ। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे में बता रहा हूँ, खुशी होती है जब आकर बताते हैं। कोविड शुरू होने से पहले की बात बता रहा हूँ, जनवरी 2020, और एक स्टूडेंट अगर बोलता है कि सर मैंने दिल्ली NCR में टोटल 31 जगह पर इंटरव्यू दिया, 31 ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू दिया, आई गॉट सिलेक्टेड इन 28 ऑर्गेनाइजेशंस। जब बच्चा अगर ये चीज बताता है ना, 28 जगह सिलेक्शन हो गया सर मेरा, नाउ आई हैव अ चॉइस, मैं कहाँ ज्वाइन करता हूँ, मेरी मर्जी है। सोच के देखो, मतलब एक टीचर के लिए कितने गर्व की बात है ना, कि यार मेरा बच्चा जो था सही रास्ते पे चल रहा है, और अब उसके पास ऑप्शन है, वो चुनेगा अपनी मर्जी से कि वो कहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर एक जगह या 2 जगह ट्रेनिंग मिल रही है, एक बच्चा आकर बोलता है 28 जगह पर ट्रेनिंग मिल रही है सर, कहाँ करूँ। और एक बच्चा नहीं है ऐसा, एक से ज्यादा है। और भी मतलब और भी बहुत सारे हैं जो, मतलब कई बच्चे आकर इस तरीके के बोलते हैं, कोई 15 जगह सेलेक्ट हो गया, कोई 20 जगह सेलेक्ट हो गया। तो मैं चाहता हूं ऐसा ही हो, आप नौकरी के बीच पीछे ना भागो, नौकरी आपके पीछे भागे। काबिल बनो, काबिल बनो, बाबा रणछोड़ दास। क्या पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? बाबा रणछोड़ दास, श्यामल दास, रणछोड़ दास, रणछोड़ दास, श्यामल दास, छाछड़, छाछड़, छाछड़ वो कह गए थे, बेटा काबिल बनो, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मारकर साली तुम्हारे पीछे आएगी आएगी। तो ऐसे ही बनो बस, उसके पीछे, नौकरी के पीछे तुम ना भागो, नौकरी तुम्हारे पीछे भागे। इंटरव्यू के अंदर जाकर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछे, आप उसको एक के अंदर 2 सिचुएशन बनाकर बताओ कि सर सिचुएशन 1 ये, सिचुएशन 2 ये, और इसमें क्वेश्चन एक पूछा आपने, उसमें 2 सिचुएशन बनती है सर, और उसमें 2 आंसर बनते हैं। वो भी कहेगा यार क्या बढ़िया, बाल की खाल निकाल दी, 2 स्प्लिट सिचुएशन बना दी। तो इंटरव्यू लेने वाला खुश हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है और शो ऑफ नहीं करना है कि हमने सेक्शन पढ़े हैं। सेक्शन यहाँ से पढ़ने हैं, यहाँ से पढ़ने हैं। टीचर के बने बनाए चार्ट से सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन ही गलत कर रखी है यार। और अब तो यूट्यूब ने सबका पर्दाफाश कर डाला यार, क्या बोलूं, क्या बोलूं। आने वाले टाइम में दिखाऊंगा आपको बहुत सारी चीजें, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर डालूंगा। जहां गलत गलत वीडियोस दिखेंगे ना, वो सारे तो मैं अच्छे से बनाकर डालूंगा कि ये देखो सो एंड सो वीडियो गलत बना हुआ है, इसका सही कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, ताकि जो कचरा फैला हुआ है उस कचरे को साफ करते जाएंगे धीरे धीरे। पैन इंडिया सब बच्चों का फायदा होना चाहिए, सही बेरेक्ट की इंटरप्रिटेशन करनी सबको आनी चाहिए। जहां मुझे जो गलत दिखेगा उसके अगेंस्ट एक सही वीडियो बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला बनाकर डिटेल में डालूंगा। तो आप लोगों ने अपनी ऑप्शंस लिख दी हैं, कल शाम को 5 बजे मिलेंगे, डिसीजन मैं ले लूंगा अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। टीचर हूं ना, भावनाओं में बह जाता हूं, और बस यही चाहता हूं कि आप सब लोगों के पास आपकी होंडा सिटी हो, सनरूफ वाली। और होंडा सिटी क्यों, वो BMW में जो मेरा स्टूडेंट काम करता है विकास, उसके पास तो BMW है भाई, तो आपके पास फिर BMW होनी चाहिए। मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे स्टूडेंट के पास है यार, मैं इसी में बहुत खुश हूँ कि मेरा स्टूडेंट इंडिया के नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉ फर्म का सीनियर पार्टनर है। सैलरी कितनी मिलती होगी सोच भी नहीं सकते। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि मैंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ का। यार देखो, ये एक टीचर की जिंदगी ये होती है। और दीपक जो नाम दिया था ना माँ बाप ने, उस नाम का मतलब था उजाला फैलाना, तो वो काम कर दिया। वो काम, वो दीपक ने, छोटा सा ही है दीपक, लेकिन जितनी रोशनी दे सकता था उतनी तो बांट ही रहा है, और अभी भी कोशिश कर रहा है अपने लेवल पे। छोटा सा दीपक है लेकिन जो रोशनी दे सकता है वो दे रहा है। और CS कम्युनिटी में, मतलब बीइंग अ क्वालिफाइड CS, बहुत हमेशा से एक मन था, मिशन था कि मुझे अपनी कम्युनिटी के फ्यूचर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है। हो चुका है यार, बहुत कर दिया 20-21 साल, अब तो बोनस चल रहा है, अब तो बोनस चल रहा है। और पता नहीं ऐसा, मतलब अजीब सा लगता है कि टीचर्स कंपटीशन में क्यों है आजकल। मैं तो कंपटीशन में कभी नहीं था किसी के साथ, मैं तो मिशन पे था। मेरी लाइफ मिशन थी, मेरी लाइफ कभी कंपटीशन थी नहीं किसी के साथ। आजकल मैं देखता हूँ टीचर कंपटीशन में है, इसके पास भीड़ ज्यादा है, इसके पास भीड़ कम है। अरे भाई आप ये बताओ कि आपके बच्चे सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, आपके बच्चे कहीं अच्छी जगह पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, मतलब ये भीड़ क्या मेला लगा रखा है क्या? ये क्या मेले में झूला झुला रहे हैं क्या? कॉमेडी शो चल रहा है क्या? इसके कॉमेडी शो में भीड़ ज्यादा है, इसका हाउसफुल है।
मतलब ये मूवी सुपर हिट है, ये टीचर ज्यादा अच्छा गाना गाता है, डांस करता है, चुटकुले सुनाता है, और मतलब ये चल रहा है क्या? आई डोंट नो। मतलब ये पूछो टीचर से, बेरेक्ट पढ़ाते हो क्या? पूछो अपने टीचर से जाकर, बेरेक्ट पढ़ाते हो? और हम बेरेक्ट खोलते हैं तो आपके नोट्स में ऐसा क्यों होता है कि एक सेक्शन के 4 सब सेक्शन है, लेकिन उसके नीचे के 3 सब सेक्शन गायब क्यों है आपके नोट्स में? आप कॉन्सेप्ट पूरा क्यों नहीं पढ़ाते हो? ये पूछो अपने टीचर से। और आधा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो तो नंबर ऑफ आवर्स कम लगते हैं ना टीचर के। टीचर को मेहनत कम करनी पड़ती है, समझो यार। आधा सेक्शन पढ़ाएंगे तो मेहनत भी आधी करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे, और बाकी बचे हुए टाइम में गाना गाएंगे, कॉमेडी करेंगे, वट तो यही बातें हैं, और क्या है बस। वेल, ओनली थिंग आई लाइक टू अगेन एंड अगेन से, सही रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ते पे नहीं चलो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।